Hello everyone. You are on our YouTube channel Let's Crack Foundation and NTSE. As you all know कि जितने भी लोग सब यहाँ पे दिख रहे हैं all are experts in their field. Let me introduce you myself first. I am मुदर सेफी और मैंने अपना BSc बायोटेक्नोलॉजी से किया है और MSc केमिस्ट्री से किया है. I have more than 5 years of teaching experience. More than 500 plus NTSC students, 200 plus NSEJ students और 1000 plus and counting more JEE और नीट एस्पिरेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ. और मैं पहले कोटा में था. राइट नाउ आई एम इन इंदौर. सो अपन अपनी क्लास बिगिन करें उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ दैट इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग ऑन अन अकेडमी, आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं. सो व्हेन यू विल मूव टू प्ले स्टोर पे आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप मिल जाएगा. और आप जब अपन देखेंगे टॉप मोस्ट साइट पे, मतलब डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को जैसे आप अपने फ़ोन में खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है इस जगह पर जाने के बाद आप यहाँ से फाउंडेशन एंड एनटीएस सेलेक्ट कर सकते हैं. राइट. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स. देखो जनरल बेनिफिट्स ये हैं कि मतलब द डिफरेंस कि क्यों यूट्यूब को छोड़ के, यूट्यूब पे ऑलरेडी इतना सारा डेटा अवेलेबल है, फिर क्यों हम सब्सक्राइब करें अकेडमी को. द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस हैं. वो तो देर आर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही होती हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगा. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद बहुत सारा मटेरियल, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपका कोई वीडियो, आपका कोई लाइव क्लास छूट भी गया है सो आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा. राइट. ओके, सो लेट्स मूव. और मैं आपको इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि देखिए 1 साल का जो आपका सब्सक्रिप्शन आता है वो आता है अबाउट 17,500 का. और 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज़ अबाउट 21,000. बट रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप लोग मेरा कोड MDS10 यूज़ करते हैं सो यू विल गेट 10% डिस्काउंट. तो 1 साल का जो सिलेबस आपको पड़ेगा वो 15,750 का और 2 साल का 18,900 रुपीज़ का. So let's move to our topic, periodic classification of elements. As you could see here, देखिए मैं इस चैप्टर से ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ NTSE क्लासेस. द रीज़न इज़ दैट कि केमिस्ट्री का जो बेसिक पार्ट है, यानी कि जहाँ से केमिस्ट्री इवॉल्व हुई, जहाँ से स्टार्ट हुई, हमको वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, किस चीज़ को पढ़ रहे हैं. ठीक. मैं ये जो पिक्चर आपके सामने है, इस पिक्चर के सामने मैं बाद में वापस से आऊँगा. फिलहाल ये देखो कि एक हाइड्रोजन है जो दिख रहा है आपको, H लिखा हुआ. एनीवे इसके ऊपर हम बाद में आते हैं और मैं कुछ जनरल बातें आपसे करना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में. इंट्रोडक्शन. देखो जो बुक्स वगैरह में इंट्रोडक्शन होता है उस इंट्रोडक्शन को भी छोड़ देते हैं. मैं आपसे अपने इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ. मतलब कि ये कि मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या समझता हूँ कि पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से क्या क्या किया गया होगा, बनाया गया होगा, वॉट एवर. तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता दूँ. बुक में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं. देखो भाई ऐसा है कि दिस इज एक रेस चल रही है. रेस किस तरीके से चल रही है, इस तरीके की रेस चालू है कि मैंने सबसे पहले क्या बताया. मैंने सबसे पहले क्या बताया का मतलब क्या है कि देखो ऐसा है कि आज मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात करता हूँ, जब मैं सेल फोन्स की बात करता हूँ तो आप लोग कहेंगे कि भाई सबसे हाई टेक्नोलॉजी 4G है या फिर अब 5G जो आने वाली है, जो इंट्रोड्यूस हो चुकी है. बट टेल मी वन थिंग, क्या जो जो नोकिया का ब्लैक एंड वाइट आता था, है ना, मोटरोला के जो ब्लैक एंड वाइट आते थे, क्या उन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी? ऑब्वियसली दोज ऑल वर इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि वहीं से तो भैया पूरी पिक्चर चालू हुई है. यानी कि अगर वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होता तो क्या किसी को आइडिया आता है कि उसको कलर्ड कर दिया जाए? अगर कोई उसको कलर्ड नहीं करता तो क्या उसको आइडिया आता है कि उसमें कैमरा भी लगाया जा सकता है? अगर उसमें कैमरा नहीं लगता तो क्या कोई ये सोच सकता था कि इसमें वीडियोस प्ले हो सकते हैं, गाने सुन सकते हैं? जो काम पहले डीवीडी सीडीज में किया जाता है वो क्या सिर्फ एक सिंपल से फ़ोन से किया जा सकता है? सो ये सारी बातें सोचने वाली हैं. खैर, ऐसा ही हुआ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के साथ. कैसा हुआ? देखो, पीरियोडिक टेबल, ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है ना, ये पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट है. इस अरेंजमेंट को मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा कि इसका अरेंजमेंट कैसे किया गया है, क्यों किया गया है. मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो कि देखिए जहाँ यहाँ पर जो नोटेड है, और मैंने इससे पहले जो आपको बात बताई वो मैं अभी रिलेट कर देता हूँ आगे. पहले आप इसको पढ़ लो कि पीरियोडिक टेबल जो है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है. कि ये अरेंजमेंट है सभी नोन एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज,
है ना। किस में कर देना है, वर्टिकल कॉलम्स में, सेम वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज आर सेपरेटेड। यानी कि सेम वर्टिकल कॉलम्स में वो आएंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, और वहां वर्टिकल कॉलम से हटा दिया जाएगा उनको जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। वर्टिकल कॉलम से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि देखो ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ना, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे पूरी की पूरी जो सीरीज है वर्टिकल कॉलम है। इस वर्टिकल कॉलम में सारे के सारे वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है। समझ में आ रही बात। मतलब ये हुआ कि ये जो पास में यहाँ पे जिसमें मैंने अभी पेन मार्क किया है, ये वाला जो एलिमेंट होगा ना, ये वाला एलिमेंट इसके जस्ट पास वाले एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा, ये कभी सिमिलर नहीं होंगे। ये बात समझ लो। क्यों? क्योंकि इनको दो अलग अलग वर्टिकल कॉलम्स में रखा गया है। भाई इसके पीछे तो बहुत बड़ी थ्योरी है कि क्यों इनको अलग अलग वर्टिकल कॉलम में रखा गया है। तो हमको समझना पड़ेगा स्टार्टिंग से कि कहानी क्या चली है, किसने क्या किया है, क्या कहा है। हर साइंटिस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी थ्योरी में ड्रॉबैक हैं, जिसकी थ्योरी में लिमिटेशंस हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आगे आने वाले साइंटिस्ट को ये पता नहीं चलता। मतलब मैं आपसे जनरल एक बात बताऊं कि भाई अगर मुझे थर्ड स्टेप पे जाना है तो ऑब्वियसली मुझे फर्स्ट सेकंड पे पैर रख कर के ही जाना होगा, है ना। तो क्या मैं थर्ड स्टेप पे खड़ा होकर के ये सोचूं कि फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं थे, जबकि मुझे जितनी जगह पर पहुंचाया थर्ड स्टेप ने। पर क्या उसमें फर्स्ट और सेकंड का रोल नहीं था? बिल्कुल था, उसमें फर्स्ट और सेकंड का रोल भी था। खैर, तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा आई गेस कि यहाँ वर्टिकल कॉलम्स में आप देखो जितने भी वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हैं डिफरेंट, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये ऐसे 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। एनीवे जब वो ओपन टाइम आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हैं इनमें अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर मैं एक सिंपल वर्टिकल कॉलम की बात करूँ ये वाले की, तो इन सब में सबकी प्रॉपर्टी लगभग बराबर होगी। तो अर्ली अटेम्प्ट्स क्या थे, यानी कि क्लासिफिकेशन जब चला तो क्लासिफिकेशन के अर्ली अटेम्प्ट्स क्या थे। तो देखो अर्ली अटेम्प्ट्स क्या है कि सबसे पहला, द अर्लीस्ट, सबसे पहला जो बताया गया वो किसने बताया? लेवॉइसर ने। लेवॉइसर ने एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई कर दिया, है ना। भाई देखो ये बताया कि मैं आपको थोड़ा पहले की पुरानी थोड़ी बात बता देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ कि महर्षि कर्ण का आपने शायद नाम सुना होगा। महर्षि कर्ण ने ये कहा था कि एक पत्थर, उस पत्थर को जब पीस देंगे तो क्या बन जाएगा? पाउडर। उस पाउडर को और पीस देंगे तो और कुछ बारीक सा बन जाएगा, और वो जो बहुत बारीक सा सब्सटेंस मिला है, वो बहुत बारीक सा जो बिल्कुल पतला सा जो कण मिला है, उस कण की सबसे छोटी इकाई यानी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट पार्टिकल इज नॉन एज एटम, जिसको कन्नड़ ने क्या बताया था? परमाणु। ठीक। कन्नड़ ने उनको क्या कहा? परमाणु है, कि मतलब ये जो सबसे छोटी इकाई है, इस छोटी इकाई को बोला जाता है परमाणु। अब बात ये है कि पुरानी बात थी, दब गई। हम ये जो थ्योरी को जानते हैं दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर इज नॉन एज एटम, ये हम जानते हैं डेल्टन के नाम से। हम बोलते हैं डेल्टन का एटॉमिक मॉडल है, जबकि ये डेल्टन का एटॉमिक मॉडल से कई टाइम पहला महर्षि कर्ण इस चीज को प्रपोज कर चुके थे। पर सवाल ये है कि उनके जितने भी शिष्य थे उन सभी शिष्यों ने उनकी किताबें बंद करके और एक पोटली बना के साइड में रख दी, और उसके आगे कोई स्टडी नहीं हुई। फाइनली हम ऐसा नहीं कह सकते कि डाल्टन ने महर्षि कर्ण की जो कोई थ्योरी है उस थ्योरी के अंदर से कुछ चुराया है। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। डाल्टन ने अपनी थ्योरी अलग बताई है, महर्षि कर्ण ने अपनी थ्योरी अलग बताई है। लेकिन ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी महर्षि कर्ण बहुत टाइम पहले बता चुके थे। ऐसा नहीं है कि डाल्टन ने महर्षि कर्ण की चुराई हो या फिर महर्षि कर्ण का कोई रिलेशन डेल्टन से रहा हो। नो, दे बोथ आर डिफरेंट। महर्षि कर्ण एक बहुत पुराने टाइम पर थे, और डेल्टन की जो बात है दैट इज 1808, मतलब 1800 के अराउंड में वो बात रही है। पर सवाल ये है कि एक यूनियन स्थापित हुआ, आईयूपीएसी, जिसका नाम क्या है? आईयूपीएसी। आई होप सभी केमिस्ट्री के बंधुगण जो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं उनको आईयूपीएसी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आईयूपीएसी ही केमिस्ट्री के लिए माई बाप है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहीं से सारे नतीजे बनाए जाते हैं। तो यहाँ का भैया बड़ा सिंपल सा सीन निकला, वो ये निकला कि जिसने भी अपनी थ्योरी प्रपोज करी है वो दौड़ लगाए किस तरफ? आईयूपीएसी की तरफ। और जो आईयूपीएसी के तरफ दौड़ लगाएगा और वहां जाके अपनी थ्योरी को बताएगा, उसकी थ्योरी मान ली जाएगी। अब महर्षि कर्ण के समय में तो ये था नहीं।
महर्षि कर्ण के समय के बाद ही आया, और महर्षि कर्ण की जो बातें थी वो सबने हवाइयाँ उड़ा दी। क्यों? क्योंकि आप देखिए, मैं एक बात बताऊं कि कहीं पे मानिए मोदी जी भाषण दे रहे हैं, तो वो भाषण सुनने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन सोचो, क्या महर्षि कर्ण के साथ ऐसा था? वो कहीं भाषण दे रहे हैं और वो भाषण में किसी को ये समझा रहे हैं कि एटम ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। जो पढ़ने वाले हैं, मतलब कि जो आप हैं, आप लोग की मजबूरी है कि भैया 10th में अगर हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री में 12 बज जानी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मजबूरी है इसलिए पढ़ रहे हो। बाकियों के साथ, जिनके साथ मजबूरी नहीं है, क्या वो ये पढ़ना पसंद करेंगे? नो, वैसा ही हुआ, वो सब पुराने बस्ते में चला गया। खैर, मैं अपनी बात से आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में रिलेट करना चाहता हूँ, इन दोनों चीज़ों को, कि महर्षि कर्ण और डेल्टन दोनों अलग अलग टाइम जोन पर अपना अपना काम करके गए। लेकिन जो थ्योरी इंटरनेशनली प्रूवन है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो किसकी थी? डेल्टन की। तो डेल्टन ने ये बताया कि एक मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है? एटम। एंड दोज एटम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और डिफरेंट टाइप्स को क्लासिफाई करना था कि डिफरेंट टाइप्स कैसे क्लासिफाई होंगे, मतलब अलग अलग तरीके क्या होंगे। तो उसमें सबसे पहला लेवॉइसर ने अपनी भूमिका निभाई, और लेवॉइसर ने कहा कि भैया बात ऐसी है कि जो अलग अलग एटम्स की जिसकी बात हो रही है ना, वो अलग अलग एटम्स दो तरीके के हैं, या तो मेटल्स होते हैं या फिर नॉन मेटल्स होते हैं, है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है। इन 1803 जॉन डाल्टन पब्लिश्ड अ टेबल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक वेट्स कॉल्ड एटॉमिक मासेस। दिस फॉर्म्ड एन important basis of classification of elements। मतलब 1803 में डेल्टन ने क्या किया था कि अलग अलग एटम्स के मासेस के बारे में बताया था, जिसको क्या कहा गया था? एटॉमिक मास। ऑल्दो मोल कंसेप्ट में अपन एटॉमिक मास को ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, आगे इसमें मैं बता दूंगा आपको। तो लेवॉइसर की बात, आपको बात समझ में आ गई कि लेवॉइसर ने क्या किया? लेवॉइसर ने एटम्स को क्लासिफाई कर दिया मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ ये काफ़ी है कि हम एलिमेंट को मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर क्लासिफाई कर दें? नो, ये इनएडिक्वेट होगा। इसीलिए देखो क्या लिखा, हाउ एवर दिस क्लासिफिकेशन प्रूव्ड टू बी इनएडिक्वेट। मतलब कि ये पूरी तरीके से सक्षम नहीं थी। अबे बहुत सारी चीजें हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स तो हैं, ये बात सही है, तो क्या मेटलॉइड्स नहीं है? पर ये जो मेटलॉइड्स वाला ज्ञान है, ये याद रखना, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ के हुआ है। लेवॉइसर के पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं था, तो उस बंदे ने ये बता दिया कि मेटल होते हैं और क्या होते हैं? नॉन मेटल। यही उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो जैसे कि आपके सामने सामने वाले की शक्ल है, लेवॉइसर क्या बता के गया कि एलिमेंट्स दो टाइप में क्लासिफाई होंगे, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। इसके बाद जो फिर थ्योरी आई, है ना, ये भाई साहब जो अपनी उंगली उठा करके आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या नाम है इनका? डॉर्बेनियर। डॉर्बेनियर ने अपने ट्रायड्स दिए, जिस थ्योरी का नाम पड़ा डॉर्बेनियर ट्रायड्स। 1817 में। देख रहे हो सीन क्या चल रहा है? ऐसा नहीं है कि एक साइंटिस्ट के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी वो बस आज लेवॉइसर ने कुछ कहा, अगले दिन डॉर्बेनियर आया और उसने आके विरोध कर दिया कि नहीं भैया तुम तो गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता कि मेटल और नॉन मेटल के बिहाफ पर बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 1803 की बात थी, और ये किधर की बात है? 1807 की, है ना। 12-13 साल का डिफरेंस लगभग इनकी थ्योरी में, इनके आपस में थ्योरी देने में इतना लंबा डिस्टेंस है ना। लेवॉइसर की थ्योरी 1803 के बाद, मैं डेल्टन के टाइम से बता रहा हूँ कि डेल्टन ने अपनी जो थ्योरी दी थी 1803 में दी थी। क्या कहा भाई साहब ने? इन्होंने एक बड़ी ही अलग सी बात कही। इन्होंने ये कहा, देखो, हाँ, सबसे जरूरी बात क्या है कि अभी तक जितने भी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है, सबका क्लासिफिकेशन किस पर चल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। डेल्टन ने भी किसके बिहाफ पे किया? एटॉमिक मास के बिहाफ पे। क्या कहा डॉर्बेनियर ने? एक जर्मन केमिस्ट है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स दिया क्या? ही अरेंज्ड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड्स, है ना। किस में अरेंज कर दिया? ग्रुप ऑफ 3 में, जिसको क्या नाम दिया? ट्रायड्स। अब ये ट्रायड्स क्या था? अकॉर्डिंग टू डॉर्बेनियर, एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट merely arithmetic mean of atomic masses of the two other elements। लेट मी एक्सप्लेन यू। ये जो आपको बोल रहा है ना ऐसे उंगली दिखा करके, है ना, देखो क्या बोला इसने। इसने ये बोला कि एक एग्जाम्पल दिया। देखो क्या एग्जाम्पल है। इसने लिया लिथियम, इसने लिया सोडियम और लिया पोटेशियम।
इससे समझाने की कोशिश करी। क्या समझाने की कोशिश करी? ये कि अगर तुम ये तीनों को ट्रायड मानते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 7 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 39। इन दोनों को ऐड करो और ऐड करने के बाद डिवाइड कर दो 2 से, तो ऑलमोस्ट आंसर 23 के इक्वल बैठना चाहिए। ये था इसके ट्रायड्स का मतलब। जैसे कि देखो, सम एग्जांपल ऑफ ट्रायड्स आर गिवन। जैसे सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम का, इसका एटॉमिक सल्फर का कितना है 32, जबकि टेलेरियम का कितना है 128। देखो क्या किया गया, एवरेज एटॉमिक मासेस निकाले गए ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो 32 प्लस 128 को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से, तो आंसर कितना आया 80। अब आप देखो सेलेनियम का जो मास है ना, वो कितना आ रहा है 78, जो कि ऑलमोस्ट 80 के करीब है। मतलब ऐसा कहीं नहीं कहा गया था कि मास ऑलमोस्ट इक्वल आएगा, थोड़ा सा लगभग आगे आगे पीछे मिलता जुलता है। जैसे कि देखो आप क्लोरीन और आयोडीन के केस में, क्लोरीन का मास कितना है 35.5, वाइल आयोडीन का मास कितना है 127। इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 81.5। तो सवाल ये है भैया कि बीच वाला जो रिलेटिव एटॉमिक मास आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है 80। तो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है ना। अब ऐसा भी नहीं है ना कि एक्यूरेट सब कुछ आ जाएगा। फिर अगला देखो, कैल्शियम का और बेरियम का, कैल्शियम बेरियम ऐड किया तो आंसर कितना आया, डिवाइड बाय 2 करने के बाद 88.5, जबकि आप इसका एटॉमिक मास देखिए कितना है 88। तो डॉर्बेनियर ने अपने ट्राइड्स में क्या बोला, उसने ये बोला, अकॉर्डिंग टू डॉर्बेनियर एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट यहाँ पे कौन होगा, सोडियम, सेंट्रल एलिमेंट वॉज मियरली द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। तो सेंटर वाले को अगर मैंने हटा दिया तो अदर टू एलिमेंट्स कौन से बचे यार, यही वाले बचे ना, एक तो अपर हुआ और एक लोअर हुआ। बस उसने क्या कहा कि इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, और सेंटर वाले का आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास। पर बात यह है कि डॉर्बेनियर की कहानी भी कहाँ पर अटकी हुई है, डॉर्बेनियर की कहानी भी अटकी हुई है एटॉमिक मास के ऊपर। आप समझो बहुत बड़ा झोल चल रहा है, क्यों पीरियोडिक टेबल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसमें भी कुछ गड़बड़ी निकल गई। किसने निकाल दी, समय ने। कहें कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके इसमें भी दिक्कत निकाल दी। क्या? उन्होंने कहा कि आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये भी एक सेट है, तो आयरन और निकल को जब ऐड करते हैं तो कोबाल्ट का मास नहीं आता, जबकि ये ट्रायड है और ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स पे ही रेस्ट्रिक्टेड है। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ कुछ एलिमेंट पर ही है ना यार। उस टाइम तक इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे, इसलिए एक्सेप्ट कर रहे थे क्योंकि इसके अलावा कुछ था नहीं। जब इसके अलावा कुछ बेटर ऑप्शन आए, कुछ और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग आई, तो फिर उन चीजों को ऑप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसे क्यों हटा दिया गया, कारण यही है इसको हटाने का। क्या? कि ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड था कुछ एलिमेंट्स के ऊपर। तो अगला बिगुल बजाते हुए आया कौन, न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने प्रपोज किया न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिए इतना सारा भर के कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ। बाद में पढ़ते रहना, मतलब आप लोग पढ़ते रहना, मैं आपको समझा देता हूँ कि न्यूलैंड ने क्या कहा। जॉन न्यूलैंड है, जॉन से तो जॉन सी ने याद आता होगा, खैर केमिस्ट्री में न्यूलैंड लगा दो। 1866 में। यार देखो, डॉर्बेनियर की कहानी कब की है, देखो 1817 की है ना, और न्यूलैंड की कहानी किधर की है, 1866 की। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है इस थ्योरी को आने में, इस थ्योरी को प्रपोज करने में बहुत बड़ा गैप हुआ। ऐसा नहीं हो रहा है कि बस फटाफट फटाफट कोई तो भी करते जा रहा है, जैसे जैसे भी, बस एक थ्योरी दिया, दूसरे दिन कोई दूसरा आ गया, फिर तीसरे दिन कोई तीसरा आ गया, ऐसा नहीं चल रहा है। एक पूरी हायरार्की चल रही है। सबसे पहला लेवॉइसर, फिर लेवॉइसर की बात को कुछ सालों में गलत किया गया डॉर्बेनियर, फिर डॉर्बेनियर की कुछ और सालों में न्यूलैंड ने बात गलत की और बताया कि नहीं यार इसमें तो यही है, तो सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के ऊपर सिमटा हुआ है। क्या लेवॉइसर का एक रोल नहीं था? बिल्कुल था। लेवॉइसर का इम्पोर्टेंट रोल था, वरना डॉर्बेनियर को उतना समझ नहीं आता। खैर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। इसने क्या किया कि एक नया सिस्टम प्रपोज किया एलिमेंट्स की ग्रुपिंग का। मतलब कि एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करें, जो हम एक एलिमेंट का ग्रुप बनाते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा था वर्टिकल कॉलम्स के बारे में। वर्टिकल कॉलम्स के बारे में इसने एक अलग तरीके से ग्रुपिंग करी। ग्रुपिंग का मतलब क्या है समझो। ग्रुपिंग ऐसे करी कि फर्स्ट एलिमेंट का अरेंजमेंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ,
और फिर जैसे ही एट्थ वाला एलिमेंट आता, उसकी प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होती किससे, फर्स्ट वाले एलिमेंट से। यानी कि मानो कि मैंने ए अरेंज किया, सबसे पहला कोई एलिमेंट है ए, सो ए बी सी डी ई एफ जी। अब जैसे ही एच आएगा ना, तो एच की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी किससे, ए से। ये बात आ रही है समझ में। एक अलग तरीका ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट का, ही ट्राइड टू कोरिलेट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, कि इसने भी जो बात बताई कि जो अलग अलग ग्रुपिंग की गई एलिमेंट की, उसने किसके बिहाफ पे इसको डिफरेंशिएट किया, एटॉमिक मासेस के बिहाफ पे डिफरेंशिएट किया। He arranged the then known elements in order of increasing atomic masses। ध्यान रहे मैं बार बार विशेष तौर से इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि किसके बिहाफ पे किया जा रहा है, एटॉमिक मासेस के बिहाफ पे किया जा रहा है। कैसे हुआ, ही स्टार्टेड विद द लोएस्ट एटॉमिक मास, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, और फिर जैसे 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 मास बढ़ता गया, वैसे वैसे वो एलिमेंट्स का क्या करने लगा, अरेंज करने लगा। एंडेड एट थोरियम, जिसका नंबर क्या था, 56th एलिमेंट था। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि यार जब मैं अरेंज कर रहा हूँ ना, तो फर्स्ट से मैं आगे बढ़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ पे आया, फिर जो एट्थ वाला एलिमेंट है ना, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है किससे, फर्स्ट वाले एलिमेंट से। ये न्यूलैंड ने अपने जो नए ग्रुपिंग सिस्टम, जो सिस्टम को बनाया, उसमें ग्रुपिंग करने के लिए उसका आधार ये बनाया, और हम इसी को लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। ऑक्टेव 8 हो रहा है ना, ऑक्टेव क्या मतलब निकल रहा है भाई, नाम में ही है। आप, मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है। बस जो है, जो नाम दिया गया है ना, उस नाम को तुम समझ लो, उस नाम का संधि विच्छेद करके लिख दो, तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या गया, अब ये म्यूजिकल स्केल से कैसे रिप्रेजेंट हो गया कि देखो, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 नोट्स हैं, राइट। कितने नोट्स हैं ये, 7 नोट्स। तो इसने सबसे पहला अरेंजमेंट किया किसका, हाइड्रोजन का, क्योंकि मास कम था। उससे ज्यादा मास वाला कौन था, लिथियम। हाँ, अब आप ये सवाल पूछोगे कि भैया हीलियम कहाँ गया, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि उस टाइम पे जो नॉन एलिमेंट्स थे, उन नॉन एलिमेंट्स को इसने जमा दिया। सही है, हीलियम का पता नहीं था, नोबल गैस के बारे में कुछ पता नहीं था, तो इसने नोबल गैस को जमाया नहीं। कैसे जमा सकता है जब पता ही नहीं था तो उसने ये देखा कि हाइड्रोजन के बाद जो ज्यादा एटॉमिक मास था वो किसका निकला, लिथियम का। देन उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये देखो कितने एलिमेंट हो गए, ये हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। और इसके बाद जो एट्थ एलिमेंट आता है, वो देखो आप, फिर से हाइड्रोजन के ग्रुप में आ गया। तो ये जो पूरी ग्रुपिंग हुई, इस पूरी ग्रुपिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी लगभग प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम। ये कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव में। फिर लिथियम के बाद जितने भी एलिमेंट नीचे आपको दिख रहे हैं, इन सब की प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम। बेरिलियम के बाद जितने भी सारे आपको एक वर्टिकल कॉलम में दिख रहे हैं, इन सब की प्रॉपर्टी सेम। बोरोन के बाद जितने वर्टिकल कॉलम में, सबकी प्रॉपर्टी सेम। वैसे ही कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके अंदर मिलने वाले जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, सेम। ये बताया किसने, ऑक्टेव रूल में, बाय न्यूलैंड। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो वक्त आने पर ही पता चल सकता है। आज के टाइम पे उसने ये कहा, मानना पड़ेगा। अबे तुम जो बीच में आके कोई ज्ञान चिपकाएगा कि हीलियम के बारे में नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए, वो नहीं बता पाए, तो इस बात को समझो कि उस टाइम पे उसने इतना कुछ बता दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जब किसी को कुछ नहीं पता, वहां पे ये लोग इस तरीके से अपनी थ्योरी प्रपोज कर रहे हैं। तो आगे बढ़े कि लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन आई किसमें, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। क्या लिमिटेशन है, देखो। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये बहुत जरूरी है ना, याद रखना है इसको, कि कहाँ तक एप्लीकेबल रहा, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल रहा। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मासेस। यानी कि कैल्शियम से ज्यादा जो एटॉमिक मासेस थे, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं था। फिर दूसरी बात क्या, कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन along with फ्लोरीन क्लोरीन was not justified on the basis of chemical properties। इस बात को न्यूलैंड ने पहले कैसे बताया, न्यूलैंड पहले क्या बोल रहा था, न्यूलैंड पहले ये बोल रहा था, देखो आपको मैं बता दूं, यहीं पर है। ही he arranged
The then known elements of order increase in order. He started with the element having lowest to the highest. He observed that every eighth element had properties similar to that of first. यानी कि एट्थ एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगी? फर्स्ट वाले एलिमेंट से. अगर एट्थ वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से सिमिलर है तो भैया फिर यहाँ पे ये पंगा कैसे हो गया कि हाइड्रोजन के नीचे कौन आ गया? फ्लोरीन. जबकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन ये तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं रखते. हाँ, सिमिलर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है इनकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इससे कहीं तक मिलती जुलती नहीं है, सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज को छोड़ के. लेकिन हमने क्या कहा कि हमने वर्टिकल कॉलम्स बनाए हैं ऑफ सेम प्रॉपर्टीज. जब यहाँ पे इनकी सेम प्रॉपर्टीज नहीं है तो फिर ये कैसे आया? फिर सबसे बड़ा पंगा दूसरा कि न्यूलैंड प्लेस टू एलिमेंट्स in the same slot to fit elements in the table. He also placed some unlike elements under the same slot. ये एक बड़ा पंगा हो गया. हाँ, देखो कोबाल्ट और निकल, ये कोबाल्ट और निकल दो एलिमेंट हैं, रखे हुए हैं किसके साथ? हाइड्रोजन फैमिली के साथ. यहाँ पे देखो अब सीरियम और लेंथेनम ये किसके साथ पड़े हुए? बोरोन फैमिली के साथ. यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? किन्हीं दो एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज अगर हैं तो वो किसी एक पोजीशन पे तो नहीं रखा जा सकते ना. आपने उसको किसी एक पोजीशन पे रख दिया और आपने आधार क्या बताया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोबाल्ट और निकल का मास सेम है. इसका मतलब तो ये हुआ कि सीरियम और लेंथेनम का मास सेम है, जबकि उनके मासेस सेम. तो एक पंगा है ना. ऐसा कैसे हो गया? ये एक सवाल है, इसीलिए तो रिजेक्ट हो गया. आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि कोबाल्ट एंड निकल आर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट एंड इन द कॉलम ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. बट कोबाल्ट एंड निकल हैव प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन. देखो ये तो क्या है कि इसने है ना कहें कि थोड़ा रेस्पेक्ट करते हुए कहा है कि क्वाइट डिफरेंट. देखो यहाँ नहीं लिखा रहा इधर क्वाइट डिफरेंट, जबकि क्वाइट डिफरेंट नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कोबाल्ट निकल और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज़ में. अब एक कोबाल्ट निकल मेटल हैं और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नॉन मेटल हैं. क्या मेटल और नॉन मेटल का कोई रिलेशन है? नहीं है, ऑपोजिट है एक दूसरे से. लेकिन भाई ने फिर भी है ना मोहब्बत के साथ क्या लिखा है? क्वाइट डिफरेंट. बुरा ना लगे किसको. सिमिलरली iron which has resemblance with cobalt and nickel in its property has been placed far away from these elements. देखो भाई साहब, ये रहा आयरन जिसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है किससे? कोबाल्ट निकल से. न जाने कितनी दूर रखा गया है. किससे दूर रखा गया? कोबाल्ट और निकल के साथ. Thus it was realized that Newland's octaves law worked well only with lighter elements. वही कहानी वही आ रही है ना यार. इससे पहला वाली भी जो लॉ दी गई थी, न्यूलैंड ने जो लॉ दे रखी थी, वो भी कैल्शियम तक काम कर रही थी. इसकी भी कहाँ तक काम कर रही है? जो लाइट वेट एलिमेंट्स है उनके साथ. देयर फॉर क्लासिफिकेशन वॉज ओहो रिजेक्टेड. क्या कर दिया गया? क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया. अब आप इस बात को समझो कि यार कोई प्रॉब्लम चल रही है, सबने जो अपने थ्योरी का मोड बनाया हुआ है ना, सबका पैटर्न अलग अलग है देने का. मतलब कोई ग्रुपिंग कैसे कर रहा है, कोई ग्रुपिंग कैसे कर रहा है, कोई ग्रुपिंग कैसे कर रहा है, लेकिन आधार सबका सेम है, एटॉमिक मास. मैं आपसे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आप इस बात पे ध्यान दो. एटॉमिक मास बार 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 ले दे करके कहानी किस पे आके रुक जाती है? एटॉमिक मास पे. डॉर्मेनियर किस पे गाना गाया? एटॉमिक मास पे. न्यूलैंड किस पे गाना गाया? एटॉमिक मास पे. सही है. फिर उसके बाद ऑक्टेव लॉ किस पे गाना गाया? एटॉमिक मास पे. ये एक बहुत बड़ा पंगा चल रहा है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास. शायद साइंटिस्ट को इस तरीके से, इस एंगल से सोचना चाहिए था कि हम एटॉमिक मास का जो बिहाफ है क्लासिफिकेशन का उसको चेंज करते हैं. खैर ये जो अपन बुद्धिजीवी वाली बातें कर रहे हैं कि चेंज करते हैं, है ना, ये इसलिए अपन दिमाग लगा रहे हैं क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ा हुआ है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट क्लास में अपन इसको स्टार्ट करते हैं. सो सब्सक्राइब to Foundation and NTSE and use my code MDS10 for 10% discount. And you can also join my Telegram channel DPPs और sheets वगैरह के लिए. That is t.me/Mudhar Safi and like and comment. Okay, thank you.